Just putting reels on Independence and Republic Day does not make you patriotic. Hello everyone, today's topic is nationalism in India, that is chapter number 2 of history, class 10th. Today we are going to go through a long journey where we will be studying about non-cooperation movement and various struggles which has been done by our previous generations. So starting with the first topic, we are having modern nationalism in Europe, where we have to do that what was associated with the formation of nation states. We have already gone through in the previous chapter, that was nationalism, the rise of nationalism in Europe, where we came across what is meant by nation state and modern state. अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारा जो भारत है, भारतवर्ष एक मॉडर्न स्टेट भी है और साथ में एक नेशन स्टेट भी है, बिकॉज we have a majority of citizens who have developed a sense of common identity. और यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ रूलर्स के लिए अप्लाई नहीं होता. ऐसा नहीं है कि हमारे देश के अंदर सिर्फ जो हमारे राजा महाराजा हैं उनकी ही कोई कॉमन आइडेंटिटी है और सिटीजन्स की कोई कॉमन आइडेंटिटी नहीं है. ये कैसे पता लगता है? ये फीलिंग हमारे अंदर इस चीज़ से को लेकर आती है दैट वी ऑल शेयर कॉमन हिस्ट्री और हमारे कॉमन ट्रेडिशंस होते हैं, हमारे न्यू सिम्बल्स, आइकन्स या जितने भी सॉन्ग या आइडियाज क्रिएट किए गए हैं. वेन एवर वी कम अक्रॉस एनी काइंड ऑफ पेट्रियोटिक सॉन्ग, देन वी डेफिनेटली हैव अ रैंडम डिफरेंट फीलिंग विच इज सेपरेटली वी हैव अ लव टूवर्ड्स आवर ओन नेशन. दिस इज वॉट इज नेशनलिज्म इन यू. So nationalism, it forged new links and redefined boundaries. What does this mean? तो nationalism ने क्या किया? नए links को create किया, forge किया मतलब बनाया और दोबारा से हमारी boundary को रीस्टैब्लिश किया, रीडिफाइन किया कि नेशनलिज्म एक्चुअली में होता क्या है, देश प्रेम क्या है. क्या देश प्रेम ये है कि हमें दूसरे देशों को जीने नहीं देना चाहिए, या देश प्रेम का मतलब ये है कि हमें अपने राष्ट्र के प्रति हमारे मन के अंदर एक अलग तरीके की भावना होनी चाहिए जहां हम अपने देश के लिए कुछ भी कर जाने को तैयार हों. ग्रोथ ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस इन इंडिया में क्या है कि हम कॉन्शियस कितना है इस चीज़ को लेकर. तो भारत के अंदर नेशनलिज्म जो है वो डेवलप हुई थ्रू एंटी कॉलोनियल मूवमेंट. एंटी कॉलोनीज, जब हमारे देश के अंदर कॉलोनीज क्या होती हैं, सबसे ज़्यादा लोग जो है ना वो एकत्र तब होते हैं अगर किसी परिवार के अंदर चाहे कितनी भी ज़्यादा आपकी फैमिली में लोगों को आपसे प्रॉब्लम हो, आपको किसी और से प्रॉब्लम हो, बट इफ़ इट कम्स टू अदर पीपल, अगर कोई भी उसका दुश्मन है तो वो आपका दुश्मन ऑटोमेटिकली बन जाता है क्योंकि आपकी फैमिली में वो किसी न किसी को परेशान कर रहा होता है. सो दिस इज वॉट हैपेंड इन इंडिया इटसेल्फ, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, कि जहाँ जहाँ पे कॉलोनीज बिल्डअप होती है ना उनका एक शेयर कॉमन एक सप्रेशन वाला मोड होता है जिसपे वो एकत्र होकर एक साथ होकर उस चीज़ के खिलाफ लड़ने की कोशिश करते हैं. तो जितने भी लोग थे जो डिफरेंट बैकग्राउंड्स के थे वो सारे के सारे कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट फाइट करने को एक साथ तैयार थे. ये जो सेंस है ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड मतलब किसी को अपने अंडर दबाकर रखना, ये अंडर ब्रिटिश रूल जो चल रहा था इसकी वजह से एक फीलिंग ऑफ यूनिटी जो है वो लोगों के अंदर आ गई थी. हाउएवर यहाँ पर जो टॉपिक है हमारा, हाउएवर द इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनियलिज्म वर एक्सपीरियंस्ड डिफरेंटली बाय डिफरेंट ग्रुप्स. हर ग्रुप का एक अलग एक एक्सपीरियंस रहा है इस चीज़ को लेकर. इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि नेशनलिज्म इन इंडिया जो है इट रिप्रेजेंट्स यूनिटी विद कॉन्फ्लिक्ट. हमारा देश तो है ही यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड हियर कम्स यूनिटी विद कॉन्फ्लिक्ट, की मतभेद की कोई कमी नहीं थी हमारे देश के अंदर. अभी किस तरीके से स्टार्ट हुआ, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम 1914 से लेकर 1918 के बीच जो हमारा वर्ल्ड वॉर हुआ था फर्स्ट, उसमें इंडिया भी पार्टिसिपेटेड थी बिकॉज एट दैट टाइम we were being ruled by British East India Company and so we had to participate on their basis. तो वर्ल्ड वॉर के टाइम पर क्या हुआ, बहुत सारे जो एक्सपेंडिचर्स थे हमारे देश के अंदर वो बढ़ गए. डिफेंस एक्सपेंडिचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, हर चीज़ का जो प्राइस है वो डबल हो गया. 1913 से लेकर 1918 के बीच में हैवी टैक्सेस को इम्पोज कर दिया गया, इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया. इस तरीके से धीरे धीरे करके हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ती चली गई. जो विलेजर्स थे उनको ज़बरदस्ती फोर्स किया गया कि आपको आर्मी में भर्ती होना पड़ेगा. लोगों को काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम हार्डशिप का सामना करना पड़ा, कि मतलब बहुत ज़्यादा गरीबी. अब ये तो हो गई लड़ाई के टाइम की बात. अब लड़ाई के बाद क्या हुआ, तो लड़ाई के बाद अब क्योंकि जितने भी हमारे सिपाही हैं उन सिपाही में जो मिलिट्री एक्सपेडिशंस जितने भी हैं या मिलिट्री में जब लोग भर्ती होते हैं, ज़बरदस्ती भर्ती होते हैं, तो जो हमारे आम नागरिक होते हैं वो भी अपनी खेती को छोड़कर और सोल्जर बनने चले जाते हैं. अब जब वो वहाँ पर जाकर मिलिट्री की तरफ से लड़ेंगे तो जाहिर है कि हमारे क्रॉप्स को कौन उगाएगा, उनका ध्यान कौन रखेगा. इस वजह से काफ़ी सारा क्रॉप फेलियर जो है हमें सफ़र करना पड़ा था आफ्टर द वॉर, जिसकी वजह से एक्यूट शॉर्टेज हो गई, मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है फूड की शॉर्टेज हो गई. एक इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक जो है वो स्प्रेड
स्प्रेड हो गया हमारे देश के अंदर, और इस वजह से 12 to 13 मिलियन लोग जो हैं वो हमारे 1921 के सेंसस के अकॉर्डिंग अगर हम बात कर रहे हैं तो 12 to 13 मिलियन पीपल जो है वो मर गए थे। ये कोई 1000 और 2000 की बात नहीं है, इट इज़ 12 to 13 मिलियन पीपल विच इज़ अ हैवी अमाउंट। फिर आता है हमारा आइडिया ऑफ सत्याग्रह। अब महात्मा गांधी जी इस टाइम तो वो साउथ अफ्रीका में थे। अब जब वो साउथ अफ्रीका से वापस आए भारत में जनवरी 1915 के टाइम पर, तो उन्होंने आइडिया ऑफ सत्याग्रह को इंट्रोड्यूस किया। अब आइडिया ऑफ सत्याग्रह क्या है? तो सत्य के लिए आग्रह करना, मतलब कि ट्रुथ के लिए लड़ना। तो वो क्या सोचते थे? महात्मा गांधी जी की सोच ये थी दैट इफ यू आर एम्फोसाइजिंग ऑन द पावर ऑफ ट्रुथ and if you are searching for truth, then you need not do any kind of violence, कि आपको नॉन वायलेंट होना चाहिए, कि आपको लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। इफ द कॉज वॉज ट्रू देन द स्ट्रगल शुड नॉट इन्वॉल्व एनी फिजिकल फोर्स, कि अगर आप सत्य के लिए लड़ रहे हैं तो आपको किसी भी तरीके का फिजिकल फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मारपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सत्याग्रह जो है वो एक प्योर सोल फोर्स है, जो कि ट्रुथ जो है वो हमारा एक वेरी सब्सटेंस होता है हमारे सोल का, मतलब हमारी आत्मा का, और सत्य कभी छुपता नहीं है। तो महात्मा गांधी जी की सोच यही थी कि अगर हमारा देश जो है वो आज़ाद होना चाहता है तो उसे वॉयलेंस से नहीं बल्कि अपनी एकता से लड़कर और उस चीज़ को जीतना पड़ेगा। तो क्योंकि गांधी जी ऑलरेडी रेसिस्ट जो रूल चल रहा था साउथ अफ्रीका में, उसके खिलाफ काफ़ी सारे मूवमेंट्स में पार्टिसिपेशन वो ऑलरेडी कर चुके थे, तो वो काफ़ी ज़्यादा ओपन थे इन चीज़ों को लेकर। एंड देन अर्ली सत्याग्रह मूवमेंट्स में उन्होंने 3 तरीके के मूवमेंट किए, विच इज़ गिवन इन योर बुक, दैट इज चंपारण मूवमेंट। If it is written as 1916 in your book, then please correct it. It is 1917. 1917 में चंपारण बिहार में उनका जो ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था वो हुआ था इन्होंने पीजेंट्स के फेवर में, जो अप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम थे, जितने भी प्लांटेशन सिस्टम्स होते थे, टी के हों, कॉफ़ी के हों, तो इन सब के खिलाफ इन्होंने यहाँ पर एक प्लांटेशन सिस्टम के खिलाफ इन्होंने एक जंग जो है वो छेड़ दी थी। तो वो था हमारा चंपारण मूवमेंट। खेड़ा मूवमेंट जो है वो गुजरात में था 1917 में, और यहाँ पर क्या था, इन्होंने यहाँ पर पीजेंट्स को सपोर्ट किया जो रेवेन्यू को पे नहीं कर पा रहे थे ड्यू टू क्रॉप फेलियर, या फिर किसी भी तरीके की जो एपिडेमिक चल रही थी उसके खिलाफ जो चीजें चल रही थी उस पर इन्होंने रोक लगाई। इसके अलावा इन्होंने रिलैक्सेशन की डिमांड की रेवेन्यू कलेक्शन के लिए। और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो हुई थी गुजरात में 1918 के टाइम पर, वहाँ पर कॉटन मिल वर्कर्स के अगेंस्ट इनकी जो लड़ाई है वो थी, बिकॉज दे रिफ्यूज टू पे प्रॉपर वेजेस टू द वर्कर्स। जो वर्कर्स थे उनको प्रॉपर वेजेस ना देने के कारण ओनर्स के खिलाफ ही लड़ाई इन्होंने छेड़ दी थी। फिर आता है हमारा रॉलेक्ट एक्ट जो कि 1919 में था। तो रॉलेक्ट एक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा जल्दबाजी में पास किया गया था थ्रू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल 1919 में। और इसका रोल क्या है हमारा, जो हमारा रॉलेक्ट एक्ट है, यहाँ पर इसने गवर्नमेंट को इट गेव द एनॉर्मस पावर्स, मतलब कि दुनिया भर के उसको पावर मिल गए टू रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। इस एक्ट से हुआ ये था कि जितने भी हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनको बिना किसी ट्रायल के 2 साल के लिए डिटेन किया जा सकता था। मतलब सरकार को, अब जैसे हमारे घर में अगर पुलिस आ जाए तो हम उसे कहते हैं ना कि भाई आपके पास कहाँ है ऑर्डर्स हमें गिरफ्तार करने के लिए, बट वहाँ पर एक ऐसा एक्ट पास कर दिया गया रॉलेक्ट एक्ट, जिसमें कि जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, जिन जिन पे शक हो, मतलब कि हाँ ठीक है रास्ते पे कोई भी जा रहा है, अगर उन पे हमें शक है कि वो हो सकता है कि नेशनलिज्म की फीलिंग जो है वो लोगों के अंदर धीरे धीरे क्रिएट करने की कोशिश कर रहा होगा, तो भाई उसे धर लो और उसे जेल में डाल दो। तो ये एक्ट ने इतनी पावर दे दी थी, इवन जो इंडियन मेंबर्स थे हमारे काउंसिल के वो भी स्ट्रांगली इस चीज को अपोज कर रहे थे। गांधी जी का रिएक्शन क्या था रॉलेक्ट एक्ट पे, तो कंप्लीटली उन्होंने एक लॉन्च कर दिया नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट दिस। अब ये क्या होता है, सिविल डिसोबीडियंस क्या होता है, अवज्ञा, कि मतलब किसी चीज की ओबीडेंटली फॉलो ना करना। इसके लिए उन्होंने एक नेशन वाइड हड़ताल जो है वो बुलाया 6 अप्रैल 1919 में, जिसमें कि रॉलेक्ट सत्याग्रह कहीं ना कहीं उसमें क्या क्या चीजें हो रही थी, रैली जो है वो अलग अलग सिटीज में वो ऑर्गेनाइज की गई। जो वर्कर्स है वो स्ट्राइक पे चले गए रेलवे के वर्कशॉप्स में, उसके बाद जो शॉप्स हैं उनको बंद कर दिया गया। जो मूवमेंट है वो फर्स्ट लार्ज स्केल नेशन वाइड प्रोटेस्ट मूवमेंट बन गई थी उस टाइम के लिए। तो हियर यू नीड टू हैव अ वेरी क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ दिस दैट कई बार ये क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, वेयर दे आर गोइंग टू आस्क यू कि जो फर्स्ट लार्ज स्केल जो नेशन वाइड प्रोटेस्ट हुई थी वो कौन सी थी, तो वो रॉलेक्ट सत्याग्रह है, ना कि नॉन कॉपरेशन। नॉन कॉपरेशन इज अ ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट, वो ज्यादा है, मोर ब्रॉड बेस्ड में वो आएगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू।
ब्रिटिश का जो रिस्पॉन्स है इस चीज़ में क्या था कि ब्रिटिश को कहीं ना कहीं अपनी जो सर्विसेज हैं वो उनको लग रहा था कि वो डिसरप्ट हो जाएंगी, कहीं ना कहीं वो अफेक्टेड हो जाएगी, जिसके लिए वो परेशान थे। तो उन्होंने ये सोचा कि जो कम्युनिकेशन सिस्टम है जैसे कि रेलवे है, टेलीग्राफ है, ये कहीं डिसरप्ट ना हो जाए, इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि भाई ये जो नेशनलिस्ट हैं इनको हमें सप्रेस करना पड़ेगा, इनको दबाना पड़ेगा। तो अब क्या हुआ, जो इफेक्ट्स है रॉलेट सत्याग्रह की वो क्या हुआ है, तो वहां पे सत्याग्रह स्टार्ट हुआ और इधर अमृतसर में दूसरे कांड होने शुरू हो गए। जो लोकल लीडर्स थे अमृतसर में उनको अरेस्ट कर लिया गया। गांधी जी की एंट्री को दिल्ली के अंदर बैन कर दिया गया, क्योंकि सबको पता है कि हमेशा से दिल्ली जो है वो भारत का दिल रही है, तभी तो उसका नाम दिल्ली है। तो दिल्ली जो है वहां पर अगर गांधी जी का आवागमन ज्यादा होगा तो जरूर है कि वहां पे लोग जो है ना इनकी बातों से अट्रैक्ट होंगे और इनकी बात मान के कहीं वो कुछ और ना करने लग जाए। ऑन 10th of अप्रैल 1919 में जो पुलिस है अमृतसर में, उन्होंने एक पीसफुल प्रोसेशन, मतलब ग्रुप जो था एक पीसफुल, उनके ऊपर फायर ओपन कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, इस फायर की वजह से काफी ज्यादा अटैक हुए बैंक पे, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, जितने भी मतलब सरकारी चीजें हैं वहां पर लोगों ने अटैक किया और एट लास्ट जो पंजाब के अंदर मार्शल लॉ जो है वो इंप्लीमेंट कर दिया गया बाय जनरल डायर, उनकी कमांड में आ गई सारी चीजें। अब आधी जनता को यहाँ पता नहीं है तारीख कितनी है, 10 अप्रैल। अब इसके बिल्कुल 2 दिन के बाद मतलब थर्ड डे हमारा होने वाला था, हमारा जो बैसाखी का फेयर होता है वो होता है। अब आधी जनता को तो ये खबर ही नहीं, क्योंकि तब के टाइम में सोशल मीडिया इतनी ज्यादा प्रेवलेंट तो थी नहीं जो हर किसी को मिनट में हर एक जो न्यूज है वो उनके घर तक पहुंच जाए। तो जलियांवाला बाग मैसाकर, जो कि एक हम कह सकते हैं कि भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा दर्दनाक जो हत्याकांड रहा है वो जलियांवाला बाग मैसाकर है, विच हैपेंड ऑन 13th of April 1919। हुआ क्या था, एक बहुत बड़ा जो क्राउड है हमारा वो गैदर हुआ था जलियांवाला बाग, जो कि अमृतसर में है वहां पर। अब हुआ क्या, यहाँ पर कुछ लोग जो है वो सरकार के अगेंस्ट प्रोसेशन करने आए थे, प्रोटेस्ट करने आए थे। कुछ लोग वहां पे बैसाखी का जो मेला था उसे देखने आए थे। काफी लोगों को तो ये पता ही नहीं था कि मार्शल लॉ जो है वो देश में लगाया जा चुका है, और बस अब वो बेचारे वहां पर आए हैं और जनरल डायर ने जो है अपनी क्रूरतापूर्ण जो हरकत है वो यहाँ पर शुरू कर दी। एंट्री को उन्होंने, वो एंटर हुए वहां पर और आर्म्ड ट्रूप्स के साथ, मतलब खूब सारे जो लोग हैं उनके पास हर तरीके की जो बंदूक है वो थी। उन्होंने सारे के सारे जो एग्जिट पॉइंट है उसको ब्लॉक कर दिया और बिना किसी वार्निंग के जो अनआर्म्ड क्राउड थे हमारे, जिन लोगों को कुछ पता नहीं है कि जिंदगी में उनके साथ क्या होने वाला है, उनके ऊपर ओपन फायर कर दिया। पर्पस क्या था, पर्पस था लोगों के अंदर कहीं ना कहीं डर पैदा करना, क्योंकि रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो है रॉलेट सत्याग्रह शुरू हो गई, तो सरकार को ये डर था कि कहीं लोग जो है ना वो हमारे हाथ से ना निकल जाए। तो इनके अंदर डर पैदा करना था, उन्हें कहीं ना कहीं एक मोरल इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करना था और सप्रेस करना था सारी नेशनल एक्टिविटीज को, ताकि डर के मारे लोग जो है वो अब इनके खिलाफ आवाज उठाने की भी कोशिश न करें। रिजल्ट क्या रहा, तो लोगों ने स्ट्राइक किए, क्लैशेस हुए, पुलिस के साथ जो मतभेड़ है वो काफी ज्यादा बढ़ गई, गवर्नमेंट की बिल्डिंग जो है उसको काफी जगह पर अटैक किया गया। इन सब तरीकों से किसी तरीके से जो लोग हैं वो अपना आक्रोश, अपना गुस्सा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। गवर्नमेंट ने इसको कैसे रिप्रेस किया, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उन्होंने बहुत ही ज्यादा ब्रूटल मेजर्स जो है वो लगाए, हमारे भारत के लोगों को काफी ज्यादा ह्यूमिलिएट किया पब्लिकली, उनको बहुत ज्यादा उनके साथ बुरा सलूक किया, उनको जमीन पे उनको क्रॉल करने के लिए बोला, उनको जबरदस्ती उनसे घिसवा के बिल्कुल उनको मेंढक बना दिया। उसके बाद जो सत्याग्रही थे उनको जमीन पे नाक रगड़नी पड़ी अपनी, काफी सारे जो विलेजेस थे उनको बॉम्ब कर दिया गया, मतलब उड़ा दिया गया, खत्म ही कर दिया गया। तो अब लिमिटेशंस क्या थी हमारे रॉलेट सत्याग्रह की, कि जो मूवमेंट है इसकी वजह से काफी ज्यादा वायलेंस क्रिएट हो गया। वायलेंस दोनों तरफ से हुई, सरकार की तरफ से भी, सरकार भी क्या बोले, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से भी हुई और हमारे लोगों की तरफ से भी वायलेंट एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हुई, जिसकी वजह से रॉलेट सत्याग्रह कहीं ना कहीं खत्म करने की नौबत आ गई थी। मूवमेंट जो है वो काफी ज्यादा लिमिटेड हो गया था सिटीज और टाउन्स में, क्योंकि गांव के लोगों को तो आधी चीजें पता ही नहीं चलती थी। तो इस वजह से ये जो सत्याग्रह मूवमेंट है काफी ज्यादा बड़े रोल पे नहीं चल पाया। अब टुवर्ड्स अ मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट में आता है हमारा कि हमें ज्यादा वाइडर मूवमेंट की जरूरत थी। तो रॉलेट सत्याग्रह जो है वो लिमिटेड था टाउन्स एंड सिटीज में। दैट इज वाई गांधी जी जो है वो चाहते थे कि हिंदू और मुसलमान जो है वो एक बहुत बड़ी मूवमेंट जो है वो साथ में मिलकर एक नया आंदोलन छेड़ दें। उसी बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो डिफीट हुई थी, हमारे जो ऑटोमन टर्की है वो डिफीट हो गई थी। तो वहां पे जो लोग हैं वो, उनको ये लग रहा था कि ये जो उनके जो स्पिरिचुअल लीडर हैं मुस्लिम्स के खलीफा, उनके साथ ये जो ट्रीटी एक साइन हुई थी वहां पर आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1, वो काफी ज्यादा हार्श है उनके ऊपर और काफी ज्यादा उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, जिसकी वजह से वहां पे एक जो खिलाफत कमेटी है वो फॉर्म की गई इन बॉम्बे,
March 1919. You have to memorize all these years and the places जो कि बेसिकली मैप में इसमें से आते हैं. हिस्ट्री में हमारे 2 मार्क्स के मैप आते हैं जिनमें से आपका इसी चैप्टर से मैप आएगा. वहां पे अलग अलग जितने भी सेशंस हैं हमारे, उन सारे सेशंस को आपको याद रखना है और साथ में उसकी जो ईयर है वो भी याद रखना है. तो जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट मोहम्मद अली और शौकत अली ने लीड की. उन्होंने डिस्कस किया जो पॉसिबिलिटी थी कि एक यूनाइटेड मास एक्शन हमें क्यों चाहिए महात्मा गांधी के खिलाफ. जो कैलकाटा सेशन हुआ सितंबर 1920 में, इसमें जो गांधी जी हैं उन्होंने कन्विंस किया बाकी के अपने लोगों को कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो अगर खिलाफत के साथ स्टार्ट होगा तो हम स्वराज को जल्दी पा सकेंगे, सेल्फ रूल जल्दी मिलेगा हमें. अब नॉन कोऑपरेशन क्यों चाहिए, क्या है नॉन कोऑपरेशन और क्यों चाहिए? तो महात्मा गांधी ने ना एक किताब लिखी थी, हिंद स्वराज, 1909 में, जो उन्होंने साउथ अफ्रीका से वापस आते वक्त लिखी थी जब वो शिप में ट्रैवल कर रहे थे. तो गांधी जी जो है उन्होंने एक्सप्लेन किया यहाँ पर कि भारत में जो ब्रिटिश है वो इसलिए रूल कर पा रही है बिकॉज हमारे लोग उनको कोऑपरेट कर रहे हैं. तो ही रोट दैट इफ इंडियंस विल रिफ्यूज टू कोऑपरेट, जो ब्रिटिश रूल है वो उसी वक्त खत्म हो जाएगा और हमें स्वराज जरूर मिलेगा. अब प्रोग्राम क्या था नॉन कोऑपरेशन का? तो जो मूवमेंट थी वो ऑलरेडी प्लान्ड थी और अनफोल्ड हो रही थी अलग अलग स्टेजेस में. इनिशियल स्टेजेस में क्या था, जितने भी हमारे सरकारी दफ्तरों में जो लोग काम कर रहे थे उन्होंने अपने टाइटल्स को सरेंडर कर दिया कि भाई हमें कोई जरूरत नहीं काम करने की. सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट, जितने भी स्कूल कॉलेजेस थे उन सबको बाइकआउट मतलब बहिष्कार किया उसका कि भाई हमें इसका इस्तेमाल ही नहीं करना है. अब आगे की प्लान में ये था कि हमें एक फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन जो है वो शुरू कर देंगे हम. अगर नॉन कोऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ तो देश के अंदर सिविल डिसोबीडियंस किया जाएगा. अब नॉन कोऑपरेशन जो होता है ना, उसका मतलब ही सीधे सीधे है कि हम कोऑपरेट नहीं करेंगे, हम उनकी बात नहीं मानेंगे. अब कॉन्फ्लिक्ट जो है कांग्रेस के अंदर ही चल रहा है. मतलब होता है ना कि घर में कोई एक डिसीजन लिया जाता है और हर कोई उस चीज के फेवर में नहीं होता. तो यही चीज यहां पर हो रही थी. मैक्सिमम लोग जो है वो बाइकआउट कर रहे थे काउंसिल के इलेक्शन को, जो कि नवंबर 1920 में हो रहा था. और काफी ज्यादा डिबेट्स हुई और कांग्रेस के आपस में उनकी लड़ाइयां चलती रही दिसंबर के 1920 तक. और एट लास्ट जो डिबेट है उसका एक नतीजा निकाला गया और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, उनकी स्ट्रेटेजीज को, उनके मेथड्स को एक्सेप्ट कर लिया गया. नागपुर का जो सेशन था दिसंबर 1920 में, इस सेशन के अंदर एक कॉम्प्रोमाइज कर लिया गया और नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम को फाइनली अडॉप्ट कर लिया गया. लेकिन ये अडॉप्शन इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला था. इसमें हमारे पास नॉन कोऑपरेशन में डिफरेंट स्टैंड्स हैं. डिफरेंट स्टैंड्स मतलब ये अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से है. हमारी सिटीज के अंदर अलग है, फिर कंट्री साइड मतलब कि जो एक तरीके से हम कह सकते हैं रूरल एरिया, वहां पर अलग होगा, और जो टी प्लांटेशन है वहां पर अलग होगा. तो टाउन्स के अंदर, क्योंकि जो जो चीजें आपकी टाउन्स के अंदर होती है उसी हिसाब से हम यहाँ पे बात करेंगे. बहुत सारे जो मिडिल क्लास लोग हैं उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया इस चीज में. बहुत सारे स्कूल के बच्चों ने अपनी गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल को छोड़ दिया, हेडमास्टर्स ने रिजाइन कर दिया, लॉयर्स ने अपनी लीगल प्रैक्टिसेस को छोड़ दिया, और इलेक्शंस में भी उसको भी बाइकआउट किया गया. हाउएवर जो हमारे मद्रास में जो जस्टिस पार्टी थी, सिर्फ इसने, ये एक एक्सेप्शनल है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क क्वेश्चन. तो जस्टिस पार्टी जो थी मद्रास के अंदर, उन्होंने इस चीज को बाइकआउट नहीं किया. उन्होंने बोला कि नहीं, हम काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे, बिकॉज वो नॉन ब्राह्मण्स जो थे वो ये सोच रहे थे कि ब्राह्मण कम्युनिटी से ऊपर उठने का मौका जो है ना वो दोबारा कभी नहीं मिलेगा, और एक यही मौका है काउंसिल इलेक्शन जहां पर हम नॉन ब्राह्मण होकर भी पावर को अचीव कर सकते हैं. अब इकोनॉमिक इफेक्ट क्या रहा? तो फॉरेन गुड्स को हमने बाइकआउट किया काफी ज्यादा. लिक्विड शॉप्स को पिकेट किया. पिकेट मतलब डेमोन्स्ट्रेशंस की, लोगों ने उनकी दुकानों के आगे जाके बैठ गए, भाई किसी को जाने नहीं दे रहे, अंदर खरीदने नहीं दे रहे सामान. फॉरेन गुड्स को इन लोगों ने जला डाला. इंपोर्ट्स जो है वो काफी ज्यादा रिड्यूस हो गए, क्योंकि इंपोर्ट हम कब करवाते हैं? जब सामान की हमें जरूरत होती है. अब जरूरत ही नहीं है तो इंपोर्ट क्यों कराएंगे? जितने मर्चेंट थे, ट्रेडर्स थे, उन लोगों ने भी फॉरेन गुड्स को डील करने के लिए रिफ्यूज कर दिया. लोगों ने इंडियन मेड क्लोथ्स को पहनना शुरू कर दिया. ग्रोथ हुई हमारी इंडियन इंडस्ट्री की काफी ज्यादा तेजी से. हमारी जो क्योंकि जब फॉरेन गुड्स को बाइकआउट करेंगे तो देसी चीजें तो हमें पहननी ही पड़ेंगी. लेकिन अब यहां पर आ जाता है कि स्लो डाउन क्यों हुआ मूवमेंट. तो स्लो डाउन होने का मेजर रीजन क्या था? जितनी भी चीजें अभी हमने उनके बेसिक उसमें स्ट्रेटेजी में की है, वो सारी चीजों का आप अपोजिट कर लीजिए. अगर हम खादी पहन रहे थे तो खादी काफी ज्यादा महंगा था, जो हर कोई खरीद नहीं सकता था, और लॉन्ग टर्म में तो बिल्कुल ये चलने वाला नहीं था. उसके अलावा हमारे पास कोई ऑल्टरनेट इंस्टीट्यूशंस नहीं थे जिन्हें बच्चे स्कूल जा सकते या कॉलेजेस कर सकते. तो इस वजह से दोबारा से हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो इंस्टीट्यूशन है उसको दोबारा से उसको अंडरटेक करना पड़ा. तो ये थी हमारी चीजें कि कैसे टाउन्स में जो ये चीज है ना बहुत अच्छी तरीके से नहीं चल पाई. अब आता है कंट्री साइड में. तो कंट्री साइड में 2 चीजें करनी है हमें. एक है हमारा पीजेंट मूवमेंट और दूसरा है हमारा ये है ट्राइबल रिवॉल्ट. तो जो पीजेंट मूवमेंट है इसके अंदर बाबा रामचंद्र की बात है. तो जो पीजेंट्स हैं उन्होंने एक रिबेलियन शुरू किया अवध में
जो कि हमारे यूपी का एरिया है। अब बाबा रामचंद्र जो थे वो एक सन्यासी थे जिन्होंने कुछ सालों के लिए ना इंडेंजर्ड लेबर की तरफ फिजी में काम किया था, एक दूसरी जगह पे काम किया था। तो यहाँ पर ना उन्होंने काफी ज्यादा सफर कर चुके थे ऑलरेडी। तो यहाँ पर आने के बाद भारत में जब ये वापस लौटे तो इनको ये था कि भाई मैं अपने देशवासियों को तो ये चीज सफर नहीं करने दूंगा। तो यहाँ पे जो पीजेंट्स हैं वो डिमांड कर रहे थे कि भाई जो हमारे रेवेन्यू है उसको कम कर दिया जाए, जो बेगार है मतलब जो फोर्स्ड लेबर का काम हमसे करवाया जा रहा है वो ना करवाया जाए, जो सोशल बाइकॉट है ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स का वो जो है उसको कहीं ना कहीं रोक दिया जाए, उसको बंद करना चाहिए। इसके लिए इन्होंने औध किसान सभा, जवाहरलाल नेहरू जी जो है वो अवध में घूमने के लिए वो विजिट किया उन्होंने जून 1920 में, और इस ड्यूरेशन में ही जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र ने मिलकर औध किसान सभा, जो कि बेसिकली है आपका अवध किसान सभा, इसको स्टार्ट किया था। और इसी में इन्होंने नाई धोबी बंद और इस तरीके की जो चीजें हैं कुछ स्ट्रेटेजीज लगाकर किसी तरीके से इस चीज को फाइट करने की कोशिश की। अब ट्राइबल रिवोल्ट में क्या है हमारे पास, तो ट्राइबल रिवोल्ट जो है इसमें गुडम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश आ जाता है। यहाँ पर जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो अपने अलूरी सीताराम राजू की लीडरशिप में एक ट्राइबल मूवमेंट कर रही थी। अब कॉजेस क्या थे रिवोल्ट के, तो भाई अगर आप ट्राइबल कम्युनिटी को बोल दोगे कि भाई आपको जंगल में जाना ही नहीं है, अब ये सारी चीजें रिजर्व्ड हैं, प्रोटेक्टेड है, तो वो कितने दिन सहेंगे, उन्हीं की चीज पे उन्हीं का हक नहीं दे रहे और ऊपर से उनसे बेगार करवा रहे हैं, मतलब अनपेड लेबर, उनसे जबरदस्ती काम करवाओ और फिर उनको पैसे भी मत दो। तो अब यहाँ पर अलूरी सीताराम राजू का क्या रोल है, तो वो ये क्लेम करते थे कि उनके पास सुपर पावर है, स्पेशल पावर्स है, और वो कहते थे कि मैं भगवान का इनकारनेशन हूं, कि मतलब उनका अवतार हूं, अगर मुझे गोली भी लग जाए ना तो मैं उसको भी सर्वाइव कर सकता हूं। ऑल्दो वो महात्मा गांधी को काफी ज्यादा एडमायर करते थे, बट वो ये सोचते थे कि जो वायलेंस है ना वो काफी ज्यादा जरूरी है ब्रिटिश रूल को खत्म करने के लिए। बस यहीं पे कहीं ना कहीं एक डिफरेंस जो है उनमें और गांधी जी में आ गया था। तो नॉन कोऑपरेशन इस वजह से ट्राइबल कम्युनिटी में भी बहुत ज्यादा नहीं चल पाया। अब आता है स्वराज इन द प्लांटेशंस। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उनकी अपनी ही अंडरस्टैंडिंग थी गांधी की बातों को लेकर और स्वराज को लेकर कि अपना राज हमारा शुरू होगा। एक इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट बनाया गया था 1859 में, जिसके अंडर जितने भी प्लांटेशन वर्कर्स थे उनको अपने टी गार्डन्स को छोड़कर विदाउट परमिशन जाने की आजादी नहीं थी। अब इसका क्या हुआ, नॉन कोऑपरेशन इन्होंने स्टार्ट कर दिया। बहुत सारे जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उन्होंने अथॉरिटीज को डिफाई कर दिया कि भाई हम तेरी बात नहीं मानते, चल तू निकल जल्दी। उसके बाद प्लांटेशंस को छोड़ के वो अपने अपने गांव की तरफ भागने लगे। वो सोचते थे कि गांधी राज जो है वो आएगा और जो हम अपने गांव में जाएंगे वहां गांधी जी हमें जमीनें देंगे और हम वहां पर अपने गांव में खेती कर सकते हैं, तो हमें अब यहाँ काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक जो सच्चाई थी वो कहीं ना कहीं ये थी कि बहुत सारे ऐसे हमारे वर्कर्स थे जो एक्चुअली में कभी घर पहुंचे ही नहीं, क्योंकि उनको बीच रास्ते में धर दबोचा गया बाय पुलिस और उनको ब्रूटली उनकी धुलाई की गई अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो कहीं ना कहीं कॉल ऑफ करने की नौबत आ गई। अब कॉल ऑफ करने का जो सबसे मेजर रीजन था, ये सारे रीजंस तो थे ही, लेकिन जो सबसे बड़ा रीजन था वो था चौरी चौरा इंसिडेंट। यहाँ पर क्या हुआ कि धीरे धीरे करके लोगों ने ना इसको बहुत ज्यादा वॉयलेंट कर दिया एक्टिविटीज को, और फेब 1922 में जाकर एक वॉयलेंट इंसिडेंट जो है वो चौरी चौरा में किया गया, जो कि उत्तर प्रदेश में था। यहाँ पे 22 पुलिस कर्मचारियों को जला दिया गया। क्राउड ऑफ प्रोटेस्टर्स जो थे उन लोगों ने पुलिस स्टेशन पे अटैक किया और 22 पुलिस वालों को इन्होंने मार डाला। तो अब क्या हुआ, गांधी जी ने ये लगने लगा कि जो मूवमेंट है वो काफी ज्यादा वायलेंट हो रही है, और वायलेंस जब होगा ना तो दोनों तरफ का नुकसान होगा, किसी एक का नुकसान नहीं होगा। इस वजह से फेब 1922 में फाइनली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया गया। अब गांधी जी की सोच क्या थी, तो गांधी जी ये सोच रहे थे यहाँ पर कि जो सत्याग्रही है उनको काफी ज्यादा प्रॉपर ट्रेनिंग देने की जरूरत है मास स्ट्रगल करने से पहले, और वो ये बोल रहे थे कि नॉन कोऑपरेशन जो है वो एसेंशियल है हमारे सक्सेस ऑफ मूवमेंट के लिए, क्योंकि अगर हम मारेंगे और मरते ही जाएंगे तो फिर ये देश आजाद कैसे होगा, और आजादी मिलेगी भी तो उसे भोगने के लिए बचेगा कौन। फिर आते हैं डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस ऑफ स्वराज। तो हर किसी की नजर में जो स्वराज है उसका मतलब अलग अलग था। डिफरेंट ग्रुप्स इंटरप्रेटेड द आइडिया ऑफ स्वराज इन डिफरेंट वेज। असम में प्लांटेशन वर्कर्स के लिए था आजादी का मतलब कि भाई हम अपने घरों को जा सकते हैं, हमें कोई पाबंदी नहीं चाहिए। कांग्रेस लीडर्स के लिए था कि भाई हमें दूसरी तरीके की आजादी चाहिए। अब जो कांग्रेस के लीडर्स है ना वो भी तंग आ चुके थे बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर करके, कितने टाइम से स्ट्रगल करते ही जा रहे थे। तो अब वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंडर 1919 में जो एक प्रोविंशियल काउंसिल इलेक्शंस का जो क्राइटेरिया दिया गया था, अब वो उसके फेवर में जो इलेक्शंस है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते थे। अब वहां पे अलग अलग लीडर्स की अलग अलग सोच है। कुछ लीडर्स मानते हैं कि जो काउंसिल्स हैं वो ट्रूली डेमोक्रेटिक नहीं है, इसलिए वहां पर पार्टिसिपेट करने का भी कोई मतलब नहीं है। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये लोग सोच रहे हैं कि भाई हमें रेडिकल मास एजिटेशन करना चाहिए, कि एक बड़े लेवल पर हमें रेडिकली मतलब एक्सट्रीम लेवल पर जाकर हमें यहाँ पर लड़ाई लड़नी चाहिए। CR दास, मोतीलाल नेहरू जो है उन्होंने यहाँ पर जो स्वराज पार्टी है उसको फॉर्म कर लिया, और वो आर्ग्यू करते थे कि
काउंसिल पॉलिटिक्स जो है उसमें हमारा रहना ज़रूरी है, ताकि हम ब्रिटिश की पॉलिसीज को अपोज कर सके विद इन द काउंसिल। तो ये कहते हैं कि भाई काउंसिल में रहेंगे तो हम ज़्यादा लड़ पाएंगे। अब इसी के फेवर में अब देखें कहीं ना कहीं जो हमारा कांग्रेस है वो अलग अलग फेज में बटा हुआ है। कोई कहता है कि लड़ो, कोई कहता है कि भाई शांति से काम करो। तो ये बड़ा मुश्किल सी कंडीशन आ गई थी हमारे देश के लिए। जो फैक्टर्स हमारे इंडियन पॉलिटिक्स को शेप कर रहे थे 1920s के टाइम पर, उसमें था कि वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया, जिसकी वजह से भारत काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ। एग्रीकल्चर के जो रेट्स थे हमारे एग्रीकल्चर गुड्स के, वो काफ़ी ज़्यादा शार्पली नीचे गिरने लगे। पीजेंट्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट को प्रॉपरली सेल नहीं कर पा रहे हैं प्रॉफिटेबल अमाउंट पे। इसी बीच में साइमन कमीशन मुंह उठा के आ गया हमारे देश में 1927 में। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने साइमन कमीशन को अपॉइंट किया अंडर सर जॉन साइमन, इसीलिए इसका नाम ही साइमन कमीशन रखा गया है। इसका पर्पस ये था कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है इंडिया में उसको ही देख रेख करना, उस पर देखना और उस पर एक रिपोर्ट तैयार करके ब्रिटिश गवर्नमेंट को बताना। अब रीजन क्या था बाइकआउट करने का? यहाँ पे हमारे लोगों ने इसका बहुत ज्यादा बहिष्कार किया, इसको मतलब बोला कि भाई हमें नहीं चाहिए साइमन कमीशन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारा कोई भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। तो जब उसके अंदर सारे के सारे ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोग हैं तो वो अपने फेवर में ही बात करेंगे। नेशनलिस्ट को ऐसा लगता था कि ये शुरू ही इसलिए किया गया है ताकि हमारे जो नेशनल मूवमेंट है उसको बंद किया जा सके। नॉन कोऑपरेशन या जिस तरीके की भी चीज़ें हम स्टार्ट कर रहे हैं देश में, या किसी तरीके से उस मूवमेंट को हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि वो तो 1922 में बंद हो चुका था, बट देश इससे पहले कुछ और सोचे। वो चाह रहे थे कि किसी तरीके से ना बस पीछा छूट जाए हमारे देशवासियों से और हम परेशान ना करें उन्हें। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है और जो मुस्लिम लीग है उसने कंप्लीटली इस कमीशन को बाइकआउट किया इस पॉइंट पे। जब कमीशन हमारे देश के अंदर आया 1928 में, तो उसको ये जो स्लोगन है उससे ग्रीट किया गया, विच इज गो साइमन बैक, गो बैक साइमन, कि साइमन अपने घर जाओ, वापस जाओ, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। इसी बीच में जो लाठी चार्ज हुआ था उसमें लाला लाजपत राय जो थे उनकी डेथ हो गई थी। तो इस तरीके से हमने उन्हें खो दिया। फिर आता है हमारा रिस्पॉन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट का। जो वॉइसरॉय थे उस टाइम के लॉर्ड इरविन, उन्होंने अनाउंस किया था एक वेग ऑफर डोमिनियन स्टेटस का। वेग होता है जो रफ नेचर होता है, मतलब वो कब मिलेगा पता नहीं, कब तक होगा नहीं पता, किसको दिया जाएगा, कैसे होगा कुछ नहीं पता, और उसमें उन्होंने दे दिया हमको एक डोमिनियन स्टेटस। अब डोमिनियन स्टेटस क्या है? तो ये जो स्टेटस था ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का एक प्लान था 1935 के अकॉर्डिंग, जो ये एम करता था कि जो हमारा देश है उसमें हमारे देश को एक ग्रेटर डिग्री ऑफ सेल्फ गवर्नेंस दिया जाएगा। हालांकि हमें सेल्फ गवर्नेंस का ऑप्शन तो दिया जाएगा, हमें डिग्री थोड़ी ज्यादा बढ़ा दी जाएगी, मतलब हम थोड़ा बहुत अपनी मर्जी से जी सकते हैं, लेकिन साथ में हमें ब्रिटिश क्राउन की अथॉरिटी को भी मानना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये एक बेकार का जो कमिटमेंट है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं कर दिया गया था, जिसका कोई पर्पस जो है होपफुली दिखने वाला नहीं था। और अल्टीमेटली एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है जिसमें ये सारी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के बारे में डिस्कशन होना था, दैट वाज टू बी डिस्कस्ड। तो इसलिए एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया। सो दिस वाज द इफेक्ट बेसिकली, एंड फर्दर वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।